पढ़ने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड फोर्सेस सिस्टम। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आल्सो ली ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज क्या होता है डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आल्सो ली ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। वो फोर्स जो एक पॉइंट पर मीट करता हो और उसका लाइन ऑफ एक्शन भी एक पॉइंट में मिलता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। जैसा कि आपको इसमें डायग्राम दिख रहा है, वो पॉइंट पर ये फोर्स वो पॉइंट से फोर्स जनरेट हो रहा है, F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स। तो वो पॉइंट पर जो वो कंसंट्रेट पॉइंट हो रहा है, यहाँ से जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। इसके अलावा कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स एक्शन ली ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। वो फोर्स जो एक पॉइंट पर मीट ना करता हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर हो, उसको हम नॉन कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज हम उसको बोलते हैं जो फोर्स एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो एक लाइन पर सेम प्लेन पर ना एक्शन होता हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आल्सो डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन। ना ही इसमें जो फोर्स होता है ना ही एक पॉइंट पर मीट करता है और ना ही इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर होता है, उसको हम नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। तो इसको हम फिर से जानेंगे एक बार। सबसे पहले हम जानेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? वो फोर्स जो एक पॉइंट पर मीट करता हो और सेम लाइन ऑफ एक्शन उसका सेम प्लेन पर हो, उसको हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, वो पॉइंट से फोर्स जनरेट हो रहा है, एक F1 फोर्स, F2 फोर्स एंड F3 फोर्स। सो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से फोर्स जनरेट होता है, इसके अलावा लाइन ऑफ एक्शन इसका होता है सेम प्लेन पर होता है, इसको हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। जब फोर्स कोई एक पॉइंट पर मीट ना करता हो और उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पर हो, उसको हम कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर नॉन और कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हम उसको बोलते हैं जब फोर्स एक पॉइंट पर मीट करता हो और उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम प्लेन पर ना हो, उसको नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन विच आल्सो डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन। ना ही इसका जो पॉइंट होता है, मीट पॉइंट है, वो एक पॉइंट को होता है और ना ही इसका सेम प्लेन पर लाइन ऑफ एक्शन होता है, इसको हम नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज आर दोज वेयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑल फोर्सेज डू नॉट ली इन वन प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू वन पॉइंट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट पर मीट नहीं करता है फोर्स, सभी फोर्सेज, और इस पर क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है सेम प्लेन पर होता है, एक पॉइंट होता है। सो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन में द फोर्सेज विच आर नॉट एक्टिंग फ्रॉम अ सेम प्लेन। इसके बाद कंकरेंट फोर्सेज किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ पॉइंट्स फोर्सेज इज कंसिडर्ड concurrent if all the line of action of those forces meet come together at single point। इसमें जो फोर्सेज होता है वो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सिंगल पॉइंट पर आता है, उसको कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। कोप्लेनर फोर्सेज दोज फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन, जिस पर फोर्स सेम प्लेन पर पड़ता है उसको हम कोप्लेनर फोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा
मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P। यदि रिजल्टेंट दो फोर्स P और Q दिए हों जो एक थीटा एंगल पर एक्टिंग कर रहा हो, तो इसमें जो हमारे पास होगा एंगल अल्फा और फोर्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा के बराबर। ये कैसे होगा इसको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ये जो अप्लाई होता है ये होता है पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेज पर। तो इसका पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होता है, पैरेललोग्राम। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट वन पॉइंट can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। इसमें क्या होता है, कुछ दो फोर्सेज होते हैं एक पॉइंट से जो कि जनरेट होते हैं, उसका जो दो साइड से जनरेट होते हैं, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो दो साइड से जनरेट करते हैं। जैसे मान लो इसमें डायग्राम बना होगा, ओ पॉइंट से फोर्स जनरेट हो रहा है, एक ओ से ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो ए के लिए जो है वो P है, बी के लिए वो R है और सी के लिए है वो Q है, P Q और R। इसके अलावा सी से हमने इसको बी से मिला दिया जो कि P के बराबर रहेगा, और ए को हमने बी से मिला दिया जो कि Q के बराबर रहेगा, ये और ये Q के बराबर रहेगा, और ये P और P के बराबर रहेगा। इसके अलावा दो इसमें एंगल होते हैं, ओ ए बी जो है इसका एंगल अल्फ़ा है। इसके अलावा जो ए ओ सी है वो थीटा एंगल है। तो दो एंगल हैं इसमें, इसके ये जो R है, और इसके अलावा हमारे पास जो Q होता है यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा। सो इसमें जो हमारा इसमें पॉइंट आता है ये आता है P ए से ए डैश के बीच में आता है Q कॉस थीटा, और बी ए डैश से बी के बीच में आता है Q साइन थीटा। तो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज का डायग्राम। इसमें हम सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ थीटा इज R इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा के बराबर, और द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है P, तो होता है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा के बराबर। तो हमको अल्फा का रिलेशन और थीटा का रिलेशन बताना, तो ये रहेगा। सो हमने इसको जो मार्क किया हुआ है, मार्क ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा के बराबर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल the algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। इसका आंसर है बेरेगनॉन्स थ्योरम कहलाता है। बेरेगनॉन्स थ्योरम क्या होता है, यदि इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल the algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। बेरेगनॉन्स थ्योरम रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। इट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट में एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। क्या होता है, ये होता है इसका आंसर, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two। So according to the Lami's theorem क्या होता है, if three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two। Next question है, the Lami's theorem is applicable only for force system। कौन सा फोर्स सिस्टम होता है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में अप्लाई होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेज में। जैसा कि इसमें हम देखेंगे 20 पॉइंट से यहाँ पर F1 फोर्स के लिए जनरेट हो रहा है, एक F2 फोर्स और एक F3 फोर्स। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो F1 फोर्स के सामने बन रहा है अल्फा, F1 फोर्स के सामने बन रहा है F बीटा, और F2 फोर्स के सामने बन रहा है गामा। तो अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम अगर साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये रहेगा F1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा प्लस F3 अपॉन साइन अल्फा। F1 अपॉन बीटा वाला ये लेंगे साइन के एंगल में, और F2 के अपॉन में गामा का साइन के फॉर्म में लेंगे, और F3 के नीचे
साइन अल्फा के फॉर्म में लेंगे। सो इसमें हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है F1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा प्लस F3 इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। अगला क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज, इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। यदि हम जो रिजल्टेंट फोर्स हो दो इक्वल फोर्सेज दे रहे हों सेम मैग्नीट्यूड पर, तो इसका एंगल कितना होता है दो फोर्सेज के बीच का 120 डिग्री। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन है, गिवन रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज सेम मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास R इक्वल टू F है, जो R इक्वल टू F के बराबर है, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F के बराबर होगा। सो इसमें हम क्या करेंगे, वी नो दैट R इक्वल टू चूँकि फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के बराबर। हम सबकी वैल्यू F की वैल्यू रख देंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर। F स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ R की जगह पे हम F रख देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा रूट, तो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू F स्क्वायर के बराबर। यहाँ हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, इसका पक्षांतर हो गया। इसको हमने माइनस किया तो 2F स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस F स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2 के बराबर, जो कि होता है कॉस 120 डिग्री के बराबर। तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 120 डिग्री। अगर दो रिजल्टेंट फोर्स एक सेम प्लेन पर मैग्नीट्यूड पर अगर जनरेट हो रहे हैं तो इसका जो बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाइड, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबोव, मतलब मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, मैग्नीट्यूड भी करता है, डायरेक्शन भी करता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, अ फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेज टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, इसका आंसर है इक्विवेलेंट। अ फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेज टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज, इसका आंसर हो जाएगा द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहलाती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज unaltered if a force acting on the body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the applied force। अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी जो कि अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन की पोजीशन में है, तो उसमें अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पर वो अगर हम सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उस पर जो अप्लाई फोर्स होगा उसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं।